हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के हिंदी के पेपर का। तो डीएलएड के हिंदी के पेपर के ये बहुविकल्पी प्रश्न है इस वीडियो में। ऑल इन वन जो गाइड है आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की, उसके सभी बहुविकल्प हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी में व्यंजन ध्वनियों की बात कर रहा है, हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको एक चैप्टर में ये निशान लगे हुए मिलेंगे, लेकिन आगे की वीडियो में आपको ये निशान नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात की भी टेंशन नहीं लेना और वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। चलिए देखो, यहाँ पे है हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, आप ये 47 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की जो संख्या है वो स्वर होते हैं 11। कितने स्वरों की संख्या है? 11। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो देखो, ये ता वर्ग का उच्चारण कौन सा है? ये हो जाएगा दंतव्य, दंत्य। क्या हो जाएगा? दंत। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है छा, त्रा और ग्या ये व्यंजन हैं। तो देखो, ये हैं जो आपके ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, छा, त्रा और ग्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपको ध्यान रखना है, ये सभी हैं। देखो, छा, ग्या और त्रा ये सभी क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ हैं। तो जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में भी बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। और शास्वर वाचन, भाषण, ये सब क्या हैं? ये श्रवण कौशल की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां, यानी जो भी आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं उनमें से, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ये वाले जो हैं आपके, उनमें से प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है वो अनुनासिक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ प्रकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर जो स्वर है ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो देखो, भौगोलिक प्रभाव, ये तो बिल्कुल सही है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। नेक्स्ट है शारीरिक दोष भी, ये शारीरिक दोष अगर किसी व्यक्ति में है तो भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है, जैसे हकलाना हो गया। दीन भावना, अगर किसी के अंदर दीन भावना है तो ये भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है। लेकिन ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना है, ये पॉजिटिव है, इसलिए अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण या ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आयोग भाव है। तो आयोग भाव क्या है? ये विसर्ग है, ठीक है। अंग और आहा ये क्या है? ये आयोग भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये आयोग भाव आपका क्या है? विसर्ग कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या है। तो जो उच्छिप्त व्यंजन है ये आपके 2 हैं, डा से डमरू, ढा से ढक्कन। अर्ध समृद्ध स्वर है। तो अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? ए आपका अर्ध समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में मूल या विशुद्ध व्यंजनों की संख्या बताओ। तो हिंदी भाषा में आपको बतानी है मूल या विशुद्ध व्यंजनों की संख्या बतानी है, तो वो 33 है। क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 33। अगला है वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का आशय क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। वर्णमाला का आशय किससे है? वर्णों के व्यवस्थित समूह से। यहाँ पे देखिए, हमारा काम आपको
हर क्वेश्चन से टच कराना है। आपकी नज़र जो है वो हर क्वेश्चन पे पड़े, ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए वो आपके छूटे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कम से कम समय में कराने की कोशिश करेंगे। देखो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या बताई गई है, वो 52 बताई गई है। जल शब्द में समाहित स्वर बड़ है, तो जल में क्या है, आ है। जल में क्या है, आ है। अब देखो यहाँ पे इस वाले जो 19वां क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगाओ, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है छा संयुक्त बड़ संयोग से बनता है, तो छा जो बनता है का धन सा, और का के नीचे क्या है, हलंत होगा। हस्व स्वर कौन नहीं है, देखो हस्व स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हस्व स्वर है, लेकिन बड़ा आ है ये दीर्घ स्वर का है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है या रा ला बा व्यंजन है, तो या रा ला बा जो व्यंजन है वो कैसे है, वो अंत्यस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है डा से डमरू डा से ढक्कन, देखो आगे ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है सा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे सा का उच्चारण स्थल है, तो सा का जो उच्चारण स्थल है वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 23 क्वेश्चन हमने मात्र 6 मिनट में कवर कर लिए। इसी प्रकार से हम अगला अब जो चैप्टर आया है आपका, उस चैप्टर के देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या था, देवनागरी लिपि। देखो लिपियों के प्रकार होते हैं, तो जो लिपियों के प्रकार हैं वो अल्फ़ाबेटिक लिपि भी होती है, अल्फ़ा सिलेबिक लिपि भी होती है, और चित्र लिपि भी होती है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन मिस्र लिपि है, तो प्राचीन जो मिस्र लिपि है वो क्या है, प्राचीन मिस्री, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कानो लिपि किस भाषा की लिपि है। कानो लिपि की बात कर रहा है, तो कानो लिपि है ये जापानी भाषा की लिपि है। किस भाषा की, जापानी भाषा। अगला क्वेश्चन है प्रतीकात्मक लिपि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रतीकात्मक जो लिपि है इसको अगर विभाजित की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा भद्दा है लेकिन हम बोल के आपको सारा समझा देंगे। देवनागरी लिपि का परिवर्तित रूप है, तो देवनागरी लिपि है इसका परिवर्तित रूप क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि का परिवर्तित रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर हैं तो देवनागरी के हैं, यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो ये कहा है आपका पिटमैन ने। किसने कहा है, पिटमैन ने। पिटमैन ने क्या कहा है कि संसार में यदि सर्वांगीण अगर सबसे ज़्यादा अक्षर हैं तो वो किसके, देवनागरी लिपि के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे द्विमात्रिक स्वर की बात कर रहा है, तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है। अब संयुक्त वर्ण नहीं है ये वाला आपको पहचानना है, तो छा तो संयुक्त वर्ण है, त्रा भी संयुक्त वर्ण है, ज्ञा भी संयुक्त वर्ण है, इसका मतलब ऋण नहीं है। नवा क्वेश्चन देखिए, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन में कितने रूप होते हैं। अनुस्वर भी आ जाए, विसर्ग भी आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन में कितने रूप होते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हो जाएगा 12। स्वरों की मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग के आधार पर ये कितने हैं, 12। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो इसमें 10वां क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो खड़ी पाई वाला जो व्यंजन आपका है ये नहीं है। तो देखो इसमें खड़ी पाई है, इसमें भी खड़ी पाई है, और डी में भी है, लेकिन टा में खड़ी पाई नहीं है। खड़ी पाई वाला व्यंजन है। अब देखो खड़ी पाई वाला व्यंजन है, तो ये तो है नहीं खड़ी पाई, ये भी नहीं है, डा भी नहीं है, बी आपका सही हो जाएगा, बी में खड़ी पाई आपकी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो कह रहा है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। देवनागरी लिपि
की विशेषता यही भी है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नेक्स्ट है, एक बड़ में दूसरे बड़ का भ्रम नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। देवनागरी भाषा की यह भी विशेषता होती है, देवनागरी लिपि की यह भी विशेषता होती है कि एक बड़ है वो दूसरे बड़ का भ्रम नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, डी वाला देखिए ऑप्शन, एक बड़ संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला जो विकल्प है थर्ड वाला ये गलत है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है आशीर्वाद। आशीर्वाद देखो 4 प्रकार से लिखा हुआ है, तो 4 प्रकार से एक विकल्प सही है, वो आपको बताना है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आशीर्वाद, ये ऑप्शन सही है और इस पर स्टार लगाओ। यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो जो लिपि विकास है उसका प्रथम सोपान कौन सा है? तो प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? बड़ लिपि प्रथम सोपान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला कह रहा है देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 52 है। अब देखिए ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया, अगला चैप्टर के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, समझो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको अब विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, विलोम शब्द, तो कायर, कायर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर का विलोम हो जाएगा वीर, यानी कायर और वीर। दूसरा क्वेश्चन है उत्थान। तो उत्थान का आपका क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष दे रहा है। क्या दिया है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रवि। तो रवि का क्या होगा? रवि देखिए, रवि का हो जाएगा आपका, विलोम पूछा है ना, तो चांद हो जाएगा। रवि का क्या होगा? चांद। अगला क्वेश्चन है अमर। तो देखो अमर का क्या होगा यहाँ पे? अमर का तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमर का हो जाएगा मर्त्य। देखो यहाँ पे गड़बड़ मत करना, अमर एक मृतक है तो मृतक नहीं होगा, एक मृत्यु है तो मृत्यु भी नहीं होगा, एक मरण है तो मरण भी नहीं होगा। अमर का होगा मर्त्य। क्या हो जाएगा? मर्त्य। ये आपको ध्यान रखना है, 5वें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपस्कुन। क्या कह रहा है? अपस्कुन। तो अपस्कुन का विलोम क्या होगा? अपस्कुन का हो जाएगा सगुन, शकुन। क्या हो जाएगा? शकुन। नेक्स्ट है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी का तो सबको पता होगा, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा इसका प्रतिपन्न। क्या होगा? प्रतिपन्न। उपचय, उपचय का क्या हो जाएगा? ये बताना है आपको, उपचय। तो उपचय का हो जाएगा अपचय। 9 का ए। ठीक है, अर्जन, किसी चीज़ का अर्जन करना। ठीक है, क्या कहलाएगा? बेयन। क्या हो जाएगा? बेयन। बी वाला इसका ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए शब्द 4 विपरीतार्थक विलोमार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। उस सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। जैसे कह रहा है अग्रज। क्या कह रहा है? अग्रज। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अग्रज का क्या होगा? अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। शरद, शरद का तो सबको पता होगा। शरद का क्या हो जाएगा? ग्रीष्म। शरद का क्या होगा? ग्रीष्म। सृष्टि, सृष्टि का भी सबको पता होगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा? तो आपको सृष्टि का बताना है। सृष्टि का क्या हो जाएगा? सृष्टि का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है? प्रलय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है उपलब्ध। उपलब्ध का क्या होगा? ये तो आपको पता होगा, अनुपलब्ध। हानि, हानि का क्या होगा? लाभ। संकल्प, संकल्प का क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, संकल्प का होगा विकल्प। 6 आपके क्वेश्चन हो गए। अनिवार्य, अनिवार्य भी सबको पता होगा। अनिवार्य क्या है?
एक चीज़ होती है अनिवार्य और दूसरी क्या होती है वैकल्पिक। क्या होती है वैकल्पिक। कृतज्ञ, इस पे आप स्टार लगाओ। कृतज्ञ काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द है, ठीक है। कृतज्ञ का क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। नवा क्वेश्चन है अभिजात्य। अभिजात्य का क्या होगा, ये हो जाएगा अकुलीन। क्या हो जाएगा अकुलीन। अगला है असुर, तो असुर का तो सबको पता है क्या हो जाएगा सुर। असुर का क्या हो जाएगा सुर सुर। अगला है निरपेक्ष, तो निरपेक्ष भी सबको पता होगा क्या हो जाएगा सापेक्ष। अगला है स्थूल, तो स्थूल का क्या हो जाएगा सूक्ष्म। स्थूल का क्या होगा सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला विलोम शब्द है साकार, तो साकार का क्या होगा निराकार। साकार का क्या हो जाएगा निराकार हो जाएगा। याचना, याचना मतलब दान हो जाएगा इसका विलोम, याचना का दान। मौन, मौन का मतलब क्या होता है, इसका विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, मौन का हो जाएगा मुखर। मौखिक, तो मौखिक का क्या हो जाएगा मौखिक। मौखिक का क्या होगा लिखित। संपन्न, तो संपन्न का क्या होगा संपन्न का सबको पता होगा, संपन्न का क्या होगा विपन्न। प्रमाद, प्रमाद का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रमाद का हो जाएगा सतर्कता, ठीक है, सतर्क रहना है। सदाचारी, सदाचारी का क्या हो जाएगा सबको पता है दुराचारी हो जाएगा। सदाचारी का क्या हो जाएगा दुराचारी। इसी प्रकार 20 है राग, राग का यानी लगाव या प्रेम या आसक्ति से है, तो क्या हो जाएगा देश हो जाएगा, विराग हो जाएगा। राग विराग, राग देश। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है मिर्सड़। मिर्सड़ का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कह रहा है मरसड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका हो जाएगा रूक्ष। विरोध, विरोध का क्या हो जाएगा विरोध का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो कुछ लोग आपका समर्थन भी करेंगे, तो समर्थन हो जाएगा। जंगम, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। जंगम का विलोम शब्द क्या है स्थावर, और आपसे स्थावर का पूछे तो क्या हो जाएगा जंगम। आनंद, आनंद का क्या हो जाएगा विषाद। आनंद का क्या होगा विषाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला देखते हैं। अगला क्या है देखो यहाँ पे, इसे पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए उसके साथ दिए गए 4 विकल्पों से एक सही है, उस सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही वाले का आपको क्या करना है चयन करना है। तो देखो कह रहा है सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा 4 दिए गए हैं। सूर्य का होता है तेजस्वी, क्या हो जाएगा तेजस्वी। नेक्स्ट है हुतासन, तो हुतासन का क्या होगा अग्नि, क्या हो जाएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन है बीड़ा पहाड़ी, तो बीड़ा पहाड़ी का क्या होगा बीड़ा पहाड़ी, इसका होगा सरस्वती, इसका पर्यायवाची सरस्वती तो होता है। नेक्स्ट है भवन, तो भवन का क्या होगा भवन का हो जाएगा इमारत, क्या हो जाएगा इमारत। नेक्स्ट है 5वां मोर, तो मोर का क्या होगा मोर का हो जाएगा आपका सारंग। सारंग का क्या होता है मोर होता है, क्या होगा सारंग का मोर। शार्दुल, शार्दुल का क्या होगा शार्दुल का हो जाएगा सिंह, शार्दुल का सिंह। सुर का क्या होगा सुर, तो सुर मीन्स क्या होते हैं सुर का हो जाएगा देवता, सुर का क्या हो जाएगा देवता। अगला देखिए दंत, तो दंत का क्या है दंत का तो सबको पता होगा आपका, दंत का क्या हो जाएगा दांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मणिधर, क्या है मणिधर 9, इसका क्या हो जाएगा मणिधर का हो जाएगा नाग। कूल, कुल, कुल का क्या होगा इसका हो जाएगा कूल का मतलब किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडार, तो भंडार का क्या होगा भंडार का हो जाएगा आगार। जलद, जलद का क्या होगा 12वां क्वेश्चन है, जलद का हो जाएगा मेघ। अगला क्वेश्चन है 13वां जलज, तो जलज का क्या होगा जलज, जलज का आपको बताना है, इसका हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा कमल। तो देखिए अब देखिए जो मेन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे वायु है 18 का, वायु का क्या हो जाएगा मारुत, वायु का क्या है मारुत। तरंगिनी, तरंगिनी क्या हो जाएगा आपका
19वें का आपको बताना है। तो तरंगिणी क्या है? नदी है। दारा क्या हो जाएगा? दारा। दारा क्या होता है? तो दारा तो सबको पता होगा, दारा क्या होगी? पत्नी। पत्नी को क्या कहेंगे? दारा। तनुजा। तनुजा 21 का बताना है। तनुजा, तनुजा का क्या होगा? पुत्री। एक दंत, तो एक दंत क्या होगा? गणेश जी, यानी गणेश हो जाएगा। 22 का क्या है? सी। अमीय, अमीय का क्या होगा? अमीय का हो जाएगा अमृत। इंद्र, इंद्र क्या हो जाएगा? 24वां, इंद्र का होगा शक्र। इंद्र का क्या होगा? शक्र। तरली, तरली क्या है? तरली हो जाएगा यहाँ पे देखो नाव। 25 का क्या होगा? सी, नाव हो जाएगा। रत्नाकर, तो रत्नाकर का क्या होगा? समुद्र हो जाएगा रत्नाकर का। सौदामिनी, सौदामिनी का क्या होगा? सौदामिनी का हो जाएगा बिजली। क्या हो जाएगा? बिजली। क्वेश्चन नंबर 28 और 29। ब्याल, ब्याल का क्या होगा? ब्याल माने क्या होता है बताओ? 28, तो ब्याल माने होता है सर्प। पिरसुन, पिरसुन का क्या होगा? इसका हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प। अगला देखिए आप, अगला है दामोदर। दामोदर क्या कह रहा है अगला? दामोदर, तो दामोदर का क्या होगा? ये आपको बताना है। तो दामोदर का हो जाएगा विष्णु। कालिंदी, कालिंदी का क्या होगा? इसका हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। अगला है विभावरी, तो विभावरी का क्या होगा? 32 नंबर, विभावरी का हो जाएगा रात। क्या हो जाएगा? रात। चम्मू, चमू, चमू का क्या होगा? इसका हो जाएगा सेना। चमू का क्या हो जाएगा? सेना। अगला है पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द बताओ जल्दी से। पर्वत का क्या हो जाएगा? तो पर्वत का आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने बता चुका हूँ। कूट हो जाएगा इसका। पर्वत का क्या हो जाएगा? कूट। और द्विज, तो द्विज का मतलब ब्राह्मण, दात, पक्षी, ये सभी है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए समानार्थी शब्दों का चयन उनके साथ दिए गए विकल्पों में से कीजिए जहां भी आपको समानार्थी शब्द छांटना है। प्रश्न का रूप बदल दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेखांकित, जो नीचे रेखांकित रेखा खींची गई है उसी का आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है हित, तो हित का क्या हो जाएगा? हित का हो जाएगा आपका भला। क्या हो जाएगा? हित का, हित का आपका हो जाएगा भला। अगला कह रहा है ओस, तो ओस का क्या होगा? ओस का हो जाएगा शबनम। क्या हो जाएगा? शबनम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्वाभाविक, स्वाभाविक का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका हो जाएगा बी, प्राकृतिक। स्वाभाविक का क्या होगा? प्राकृतिक। तो स्वाभाविक का हमने देखा था, स्वाभाविक का क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, स्वाभाविक का होगा प्राकृतिक। अगला है विभाजन, तो विभाजन का क्या होगा? चौथा क्वेश्चन, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। अगला क्वेश्चन है भीख, भीख का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 5, तो भीख का मतलब होता है भिक्षा। अगला है परख, तो परख का क्या मतलब है? परख, इसका हो जाएगा जानकारी। क्या हो जाएगा? जानकारी। परख का जानकारी नहीं होगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो परख का क्या है? परख है यहाँ पे, परख का मतलब होता है परीक्षा, तो परीक्षा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अमीय, तो अमीय का यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, अमीय का हो जाएगा अमृत। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह 8वें का, अनुग्रह का मतलब है कृपा। क्या होगा? कृपा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है आरसी, आरसी का क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? 9वां क्वेश्चन, तो आरसी का मतलब है दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण। पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है अंशुमाली से, तो अंशुमाली का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, तो अंशमाली का हो जाएगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
कि भाई पर्यायवाची शब्द या समार्थक नहीं है उसे पहचानिए। जैसे मैं आपसे कहूँ प्रवेश, तो प्रवेश का क्या मतलब है? अब नहीं वाला पहचानना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। परिवेश, तो इसमें हो जाएगा सी। परिधान, ये नहीं है, ठीक है। अमृत, दूसरे का क्या होगा? सुधा, पीयूष, अमीय है लेकिन सोमरस नहीं है। अमृत का क्या है? सोमरस नहीं है। अगला देखिए, इंदु, इंदु का क्या नहीं होगा ये आपको बताना है, डी का। तो गोला नहीं होगा। अश्व, अश्व का क्या होगा? क्या नहीं होगा ये आपको बताना है, क्या नहीं होगा। तो देखो है भी है, घोड़ा भी है, तुरंग भी है, लेकिन कुरंग नहीं है, कुरंग नहीं होगा। आम्र, आम्र का बताना है आपको, क्या नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखो आम भी हो जाएगा, आम्र का, रसाल भी हो जाएगा, अमृत फल भी जाएगा, लेकिन जम्बू फल नहीं है। जम्बू फल जो है वो जामुन है। कमल है, कमल का नहीं है ये आपको बताना है। तो कमल का पद्म है, पुंडरीक है, राजीव है, लेकिन हृदय नहीं है। रश्मि, रश्मि का क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका कड़ नहीं है, कड़। बकाया सभी है, कड़ नहीं है। 7वें का देखिए, सॉरी 8वें का, तो 8वें का क्या हो जाएगा? दास, दास का क्या है? चाकर भी है, सेवक भी है, नौकर भी है, लेकिन दलित नहीं है। महीप का क्या होगा? महीप, महीप की बात करें तो निरप भी है, राजा भी है, नरेश भी है, लेकिन नरेंद्र नहीं है। चपला, चपला का क्या होगा? चपला का क्या नहीं होगा ये बताना है, क्या नहीं होगा। तो मानिनी, ये सी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसको आप समझिए। कह रहा है निम्नलिखित समान ध्वनि वाले शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प छांटिए। अब आपको सही अर्थ वाला जो है वो विकल्प छांटना है। तो देखो अधर, आधार, तो अधर का क्या मतलब है और आधार का क्या मतलब है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ओठ और सहारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओठ और सहारा। दूसरा क्वेश्चन है क्रम और बढ़, तो क्रम का मतलब क्या होता है और कर्म का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो दूसरे का क्या होगा ये आपको बताना है। देखो क्रम का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, तो काम और सिलसिला हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भवन और भुवन। तो भवन और भुवन का क्या होगा? भवन का क्या मतलब है ये आपको समझ लो तो आपको भुवन का भी क्लियर हो जाएगा। भवन का मतलब है घर और भुवन का मतलब है संसार। कुल और कूल, कुल और कूल आपको बताना है। तो चौथे का तो बिल्कुल सरल है, कुल का मतलब होता है वंश, कूल का मतलब होता है किनारा। दीन और दिन और दीन, तो दिन का मतलब क्या है ये आपको बताना है और दीन का क्या मतलब है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो दिन, दिन है, दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब, तो दिवस और गरीब हो जाएगा। अब देखो छठा जो देखो आपके सामने है, छठे का क्वेश्चन कह रहा है अनल और अनिल का क्या मतलब है। तो अनल का क्या मतलब होता है ये आप समझ लो, फिर आपको अनिल का भी क्लियर हो जाएगा। तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, तो आग और हवा हो जाएगा। गृह और गृह, गृह का मतलब क्या है? तो गृह का मतलब क्या है? घर हो जाएगा, और गृह का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये आपको बताना है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो घर और नक्षत्र हो जाएगा। गृह माने क्या है? नक्षत्र है। अनु, अणु, अनु और अणु इसका क्या होगा? तो अनु का मतलब है पीछे और अणु का मतलब है कड़। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परुष और पुरुष। तो ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बी हो जाएगा। परुष का मतलब कठोर, पुरुष का मतलब आदमी। अब देखिए अगला जो चैप्टर है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उद्धरण अवतरण चिन्ह है। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको पवन सीरीज के सारे
आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत विकल्प पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और 2023 का पेपर आपको देखना है या फिर 2022 का पेपर देखना है, ठीक है, तो ये पेपर भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यही कह रहा था, उद्धरण अपतरण चिन्ह बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, दिल्ली चलो में कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो दिल्ली चलो में कौन सा है, इकहरा है, दोहरा है, अल्प है या अर्ध है। तो ना तो अल्प है ना ही अर्ध है। अब इकहरा और दोहरा में आप समझ लीजिए इसमें क्या होगा, तो ये दोहरा उद्धरण है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे निर्देशक चिन्ह है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डैश। क्या कहते हैं, डैश। संयुक्त शब्दों और समास में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, संयुक्त और समास में, तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा इकहरा उद्धरण। क्या हो जाएगा, इकहरा उद्धरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इतिश्री। इतिश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो अध्याय की समाप्ति या लेख की समाप्ति या रचना की समाप्ति। तो छठे क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो देव धन इंद्र, ठीक है, तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। यहाँ पे इस वाले की बात कर रहा है, तो ये कौन सा है, 7वें क्वेश्चन का है, तो ये हो जाएगा समता। क्या हो जाएगा, समता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, लद गई आम्र तरु की डाली, हो उठी कोकिला मतवाली, इस पंक्ति में कौन से चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो देखो ये वाला जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह का उपयोग हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है। तो आपको बताना है पूर्ण विराम, अल्प विराम, इकहरा विराम। अब यहाँ पे देखो इस वाले को चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो यहाँ पे पूर्ण विराम का भी हुआ है, ये वाला देखो पूर्ण विराम का है, अल्प विराम तो ये अल्प विराम का है, और इकहरा उद्धरण तो ये जो निशान है आपका ये इकहरा उद्धरण का है। इसका मतलब ये सभी हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह होते हैं 16 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह, 16 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जब वाक्य में हर्ष हो, शोक हो, भय हो और चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। कौन सा विराम चिन्ह आप प्रयोग करोगे। तो ये हो जाएगा विस्मयादि। कौन सा, विस्मयादि। अगला है, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त होता है तो ये होता है इतिश्री। क्या होगा, इतिश्री। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक तो सभी को पता है, कौन सा चिन्ह होगा ये आप बताओ। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोष्टक में लिखा गया शब्द होता है। तो जो कोष्टक में शब्द लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, तो वो विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। लोप अथवा हंस पद है, देखो इसी को लोप कहते हैं और उसी को हम हंस पद कहते हैं। चाहे लोप कहो या हंस पद कहो, बात एक ही है। तो ये वाला जो निशान है ये लोप पद, बी वाला ऑप्शन है, ये जो लोप पद है हंस पद का है। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लाघव चिन्ह कौन सा है, जो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 0, ये आपका लाघव चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इतिश्री है। तो इतिश्री का चिन्ह कौन सा है, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। ये देख लो, इतिश्री का चिन्ह को आप पहचान लो अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर। अगली देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर का नाम है लेखन कौशल। ये लेखन कौशल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में लेखन की विधियां हैं। तो निम्नलिखित में लेखन की विधियां भैया कौन सी है, अनुकरण भी है, मांटेसरी भी है, विश्लेषण भी है। उपरोक्त सभी क्वेश्चन हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुडौल तथा आकर्षण लेखन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है इसके लिए, तो इसमें जाएंगे देखो सुलेख भी सही है, अनुलेख भी सही है। उपरोक्त दोनों वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सूत्रलेख क्या होता है, सूत्रलेख, सूत्रलेख का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। क्या होता है, सुनकर लिखना। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सुंदर लेख के गुण कौन से हैं। तो सुंदर लेख की अगर हम बात करें तो ये सभी गुण हैं, अनुपात भी है, स्वरूपरेखा भी है, मात्रा प्रयोग भी है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये सभी हैं, शुद्ध उच्चारण भी है, लिपि संबंधी ज्ञान है, लिखित भाषा का संशोधन है, ये उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। वर्णों के बीच कितनी पाई की दूरी होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 वर्णों के बीच कितनी पाई की दूरी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 1 पाई की। कितनी? 1 पाई की। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद की नवीन पंक्ति को कितना स्थान छोड़कर लिखना चाहिए। तो कितना स्थान छोड़कर लिखना चाहिए ये आपको बताना है। तो 10-12 पाई, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिपि प्रतीक होते हैं। तो लिपि प्रतीक क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो अनुस्वार भी होते हैं, विसर्ग भी होते हैं, हलंत भी होते हैं, इसी प्रकार उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेखन शिक्षण में लिपि का अर्थ है। तो लेखन शिक्षण है उसमें लिपि का क्या अर्थ है। तो लिपि का अर्थ है देखो रेखाओं चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेखाओं चित्रों द्वारा विचार को व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं। ये कथन किसका है। तो ये कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 10 तो ये हो जाएगा गांधी जी का। किसका है? गांधी जी का है। ये गांधी जी ने कहा कि लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी क्या है, एक चित्र है। अब कह रहा है कि लिखते समय 2 शब्दों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। लिखते समय 2 शब्दों की जो बीच की दूरी है वो 1 अक्षर की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कॉपी या स्लेट को आंखों से कितनी दूर रखना चाहिए। तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर पहला वाला। अब देखो चलते हैं, अब आपका ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 12वां था ना। तो 12वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है। कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है। तो यहाँ पे देखो उंगली पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़कर अंगूठे से पकड़ना, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। अगला क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रेफ लगाया जाता है, रेफ लगाया जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो रेफ लगाया जाता है उच्चारण स्थान के आगे के अक्षर के ऊपर, उच्चारण स्थान के आगे के अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कुर्सी पर बैठने पर बालक के घुटने कितने अंश का कोण बनाते हैं। अगर हम कुर्सी पर बैठने पर बालक के घुटने के अंश का कोण बताएं तो बताओ कितना होगा। तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हिंदी के टोटल हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, आगे के जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है आपके, ये 2015 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, तो छोटा आ, बड़ी छोटी, छोटा ऊ, ये क्या है, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, लेकिन बड़ा आ आपका नहीं है। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा गया। यार अलावा क्या है, तो ये अंत्यस्त हैं, तो ये भी आपका सरल सा क्वेश्चन ही पूछा गया है। द्विज, द्विज शब्द का क्या अर्थ है, तो ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आपका द्विज का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण, दांत और पक्षी, ये सभी आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पे इसका कमेंट करके बताना, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होगा या ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ये कमेंट करके बताना आपको द्विज का क्या शब्द होगा। द्विज पहले लिखना, फिर उसका अर्थ बताना। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो लिपि विकास का जो प्रथम सोपान है वो है बड़ लिपि। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। देखो मैंने आपको बताया था जंगम का विलोम शब्द, जंगम पे मैंने स्टार लगवाया था और यहाँ पे आ गया स्थावर। तो ये 2015 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 2016 की। अब देखते हैं 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है जल शब्द में समाहित बड़ है, तो जल में मैंने आपको पढ़ाया क्या है, आ है, इसका क्या हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट है देखो छा, ये भी आपको पढ़ाया गया है। छा में क्या होगा, छा संयुक्त वर्ग में क्या होगा, का धन सा, का के नीचे क्या है, हलंत है। पर्वत भी आपको बताया गया था मैंने, पर्वत का मतलब बताया था आपको कूट, क्या हो जाएगा, कूट। तो विरोध का भी आपको पढ़ाया गया था। विरोध का क्या होगा, कुछ लोग विरोध करेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, तो ये भी पढ़ाया गया था। कलम पकड़ने की सही विधि है, तो यही क्वेश्चन अभी पढ़ाया गया था, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। तो ये जो था ये 2016 का आपका पेपर था, बिल्कुल सिंपल था। अब जो नेक्स्ट पेपर है, अब देखिए अगला जो पेपर हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये 2017 का है। ये 2017 का पेपर है। कह रहा है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो ये भी है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, बिल्कुल सही है। और एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी सही है। लेकिन स्वर रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, यही बात आपकी गलत है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी सस्ता क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये बड़ है, ये भी सरल है। वर्णमाला का आशय क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ये भी क्वेश्चन सरल है। देखो सारे के सारे सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ये भी सरल था, 52। आयोग भाग है, तो आयोग भाग क्या है, विसर्ग है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सरल है। तो ये भी पेपर हो गया। 2017 का भी हमने पेपर पढ़ लिया। अब देखो आएगा आपका 2018 का, अभी चेक करते हैं ये कौन सा पेपर है। ये आपका पेपर है 19 का, 2019 का। 18 का मिस हुआ, 18 का बाद में देख लेंगे। नूतन का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो नूतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन, क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है, सी वाला। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सरल था। या बड़ है, तो या बड़ है कौन सा होगा इसका, या बड़, तो या बड़ हो जाएगा उत्क्षिप्त, क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त, ये दूसरे का ए। अगला है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। सुलेख का मतलब होता है देखकर लिखना, सुलेख का क्या मतलब होगा, देखकर लिखना, ये भी सरल है। और अगला क्वेश्चन है ज्ञा बड़ किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा जा धन वहाँ, और जा के नीचे क्या लगाओगे आप, हलंत लगाओगे। चौथे का क्या होगा, बी हो जाएगा। पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे अशुद्ध वाला आपको पहचानना है, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा आपका, अत्यधिक, यानी सी वाला ऑप्शन ये सही है। अशुद्ध वर्तनी के हिसाब से ये सही है। अब देखो ये आ गया आपका 2018 का पेपर, ठीक है, जो पेपर मिस हुआ था ये आपका 2018 का है। तो इसमें भी सरल क्वेश्चन है। डा से डमरू, ढा से ढक्कन, क्या बताया था मैंने, ये बताया था आपको उत्क्षिप्त, क्या बताया था, उत्क्षिप्त, यानी पहला वाला। सा का उच्चारण स्थल क्या है, तो सा का उच्चारण स्थल है तालु, ये भी आपको पढ़ाया गया है। आनंद का विलोम शब्द, तो ये भी आपको बताया था, जो आनंद है, आनंद का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, तो देखो ये भी आपको समझाया गया था, ये आपको पढ़ाया गया था। सिंगार जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। नेक्स्ट है द्विज, तो द्विज वाला भी आपको समझाया गया था। पाँचवें का क्या हो जाएगा, द्विज का मतलब दांत, पक्षी, ब्राह्मण, ये सभी। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के ऑल इन वन गाइड के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने पढ़ लिए, और पेपर भी 2015 से लेके 2019 तक हमने पेपरों को भी देख लिया। कहीं भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल थे। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।